नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास की एनसीईआरटी का हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक, जो कि हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है कि पूरी एनसीईआरटी जो 6th क्लास से 12th क्लास की पूरी करनी है। उसमें आज ये हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है कि जैसे कोई एक लड़की है रशीदा, जो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते जैसे वो देखती है कि आज तो हम जैसे पिछले दिन की न्यूज़ है या थोड़े बहुत दिन पहले की न्यूज़ है, न्यूज़पेपर के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कब क्या हुआ। पर क्या अगर हमें बहुत पुराने समय का, जब से पृथ्वी स्टार्ट हुई है या जो हमारे आदि मानव हैं, उस टाइम का पता लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम उस टाइम का पता लगा सकते हैं? तो उसके मन में ऐसे ही क्वेश्चन उठता है कि कैसे पता लगाएं, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में जैसे कुछ जाना जा सकता है, बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, भाई क्या उस टाइम पे लोग, जब हमारी सभ्यता स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे लोग, अच्छा क्या क्या काम करते थे, आखेटक थे, व्यापारी थे, राजा थे, या मतलब कृषक थे या पुरोहित थे, किस प्रकार के काम करते थे। तो इनके बारे में ही इसमें बताया है। और फिर जैसे इसमें बस यही बताया है कि लोग क्या क्या करते होंगे जब हमारी सभ्यता स्टार्ट हुई, या फिर बहुत साल पहले लोग किस तरह के काम करते होंगे, कैसे अपना टाइम स्पेंड करते होंगे, ऐसे ही बताया है। फिर ये बताया है कि जैसे नर्मदा नदी है, कि उसका पता लगाने के लिए कहा है कि मैप में नर्मदा नदी है। अभी मैप में नर्मदा नदी कहाँ है, ये आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि कहाँ है। कि कई लाख वर्षों पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे, और यहाँ रहने के आरंभिक लोगों की, जैसे जो हमारी सभ्यता की स्टार्ट मानी जाती है, जो आरंभिक लोग माने जाते हैं, वो नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी है उसके ही तट से स्टार्टिंग मानी जाती है। क्योंकि यहाँ पर ही जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, उनसे उनसे ही हमारी सभ्यता का जो प्रारंभिक बिंदु हैं, उनके निशान मिले हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे जैसे अभी क्वेश्चन था कि कहाँ है नर्मदा नदी। अब इसमें जैसे ये देखा जा सकता है, जैसे नर्मदा नदी कहाँ है। ये कुछ भाग एमपी और गुजरात और महाराष्ट्र का कवर करते हुए यहाँ पर अरब सागर में गिर जाती है। फिर जैसे कुछ कुछ मेन नदियाँ हैं, जैसे गंगा नदी है, सिंधु नदी है, और जैसे इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। जैसे सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं, सिंधु को इंग्लिश में इंडस कहा जाता है, इंडस है, इसकी सहायक नदियों का क्रम भी पूछ लिया जाता है। जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इस क्रम में ये उत्तर से दक्षिण तक जो सिंधु की नदियां हैं उनका क्रम है। और फिर जैसे ये महानदी दिखाई है, गोदावरी है, पेन्नार है, कावेरी है, और कृष्णा नदी का जो बेसिन दिखाया है, इसमें यही बताया है। अभी शुरुआत में ये भी कहा कि सुलेमान और किरथार रेंज है, जो सुलेमान और किरथार रेंज जो अभी वर्तमान में कहाँ पड़ती है, पाकिस्तान में पड़ती है। तो उसका जिक्र भी कहा है कि ये कहाँ पर है। और जैसे यहाँ पर जैसे बताया कि लगभग 8000 पूर्व वर्ष पहले यहाँ पर ही सबसे पहले जो गेहूं और जौ के जो साक्ष्य मिले हैं, जो हमारी जहाँ से हमने खेती की स्टार्टिंग करी है, जहाँ पर कृषि युग का आरंभ हुआ है, वहाँ के साक्ष्य यहाँ से ही मिले हैं। और फिर जैसे जो हम जानवर पालते हैं, भेड़, बकरी, गाय, बैल, पशु, जैसे ऐसे पालतू पशु हमने जो पालतू बनाना स्टार्ट किए, वो भी यहाँ से ही, उसके भी साक्ष्य यहाँ से ही मिले हैं। और फिर विंध्यन पहाड़ियों का जिक्र हुआ है कि विंध्यन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये जो यहाँ पर दिखाई गई हैं, ये विंध्यन की पहाड़ियाँ हैं। उसी मैप में जैसे बताया था कि मैंने कि बहुत सारी नदियों का जिक्र हुआ है। जैसे जो गंगा की सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां जैसे जब कोई नदी ऐसे बह रही है और जो उसकी ट्रिब्यूटरी ऐसे करके
जब उसमें मिल जाती हैं तो उनको क्या कहा जाता है, उसकी सहायक नदियाँ कहा जाता है, मतलब ट्रिब्यूटरी, इंग्लिश में TRI ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। और अगर कोई नदी जैसे ऐसे चल रही है और कुछ एक पानी को अपने यहाँ से जैसे अलग कर देती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। फिर इसमें जो मगध का जिक्र है कि मगध जो साम्राज्य था अपने टाइम का सबसे ही शक्तिशाली साम्राज्य रहा है, और ऐसे ही कि ये आजकल अब कहाँ पड़ता है कि वर्तमान बिहार में मगध है, ऐसे ही इसमें बताया है। और फिर ये बताया है कि उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप क्या है कि जो कहा जाता है कि भारत क्या है, भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। जैसे ये देश आते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता और बाकी एशिया के समुद्र, पहाड़ियों और पर्वतों में बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है, कि भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है, भारत उपमहाद्वीप कहा जाता है। इस बुक में हम, ऐसा नहीं है कि मैं इसको इससे आगे नहीं जानती, इस बुक में हम मतलब वही चीज़ कवर करेंगे जो कि एक लेसन में दी है, क्योंकि इससे है ना हम स्टेप वाइज चलेंगे। सेवन्थ क्लास में जब यही लेसन आएगा तो इसका अपर लेवल होगा, तो इस हिसाब से हम बुक को कवर करने जा रहे हैं। तो अब देश का नाम है, जैसे देश का नाम है, अपने इंडिया का नाम है जो दो नामों से पुकारा जाता है, कि भारत भी कहा जाता है और इंडिया भी कहा जाता है। आजकल इस नाम पे बहुत ज़्यादा बहस भी चली हुई है इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे। पर जो भारत नाम है, जो ऋग्वेद में संस्कृत में जो नाम मिला है किसी हिंदू शासी राजा पर, भरत नाम के राजा पर उसका नाम मिला है तो भारत मिला है। पर जो इंडिया नाम है, इंडिया नाम की उत्पत्ति ऐसे हुई है कि जैसे जो ईरानी लोग थे और यूनानी लोग थे, वो जो हमारी सिंधु नदी है उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंडस रिवर कहते हैं। तो जब वो इंडस को के जो पूर्व का भाग था, जैसे ये इंडस रिवर है, इसके जो पूर्व का भाग था उसको हिंडोज कहते थे, इंडोज भी कह सकते हैं या हिंडोज भी कह सकते हैं, हिंडोज भी कह सकते हैं। इन दोनों नामों के कारण ही इंडिया को इंडिया कहा जाने लगा, कि जैसे भारत के जो दो नाम हैं, भारत और इंडिया, तो इसकी जो इंडिया के नाम की उत्पत्ति है ये यूनानी और ईरानियों के कारण हुई है, और ये हमारे जो संस्कृत में जो भरतवंशी शासक थे उसके कारण हुई है। फिर अतीत के बारे में हम कैसे जानें, कि अतीत के बारे में हम कैसे किन किन चीज़ों से जान सकते हैं, इसके बारे में बताया है कि अतीत के बारे में जैसे हमारे जो पुराने जो बड़े ऋषि मुनि रहे हैं वो क्या करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी, जैसे पांडुलिपि, पांडुलिपि मतलब मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हिंदी में पांडुलिपि से है, मतलब जो हाथ से लिखी जाती थी। और ये जैसे है ना जैसे भुर्ज नामक पेड़ की छाल से। अब ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो पांडुलिपियां हैं वो लिखी जाती थी तो किस पेड़ की उससे छाल पे लिखी जाती थी, जो भुर्ज नाम का पेड़ है जो कि हिमालय के में मिलता है, और जैसे उसके ही ऐसे ऐसे पत्तियों को काट के ऐसे सीधा करके उसके ऊपर ऐसे लिख दिया जाता था। और ये काफ़ी सदियों तक जैसे मंदिर हैं, विहार हैं, उनमें इनको संरक्षित भी रखा गया है कि पर इनका डर क्या होता है, जो मेन इनकी ये बात रहती है कि ये जैसे कई सालों बाद इनमें कीड़ा लग जाता है। जैसे पेड़ है, पेड़ की जो छाल है वो सड़ने के बाद या पुरानी होने के बाद, जैसे हमारे घरों में जैसे फर्नीचर वगैरह होता है तो उसमें कीड़ा लग जाता है, ऐसे ही जो ये भुर्ज नामक पेड़ की छाल है इसमें कीड़ा लगने के कारण जैसे कुछ एक चीज़ें समाप्त हो गई, परंतु कुछ एक चीज़ों को संभाल के आज तक भी रखा गया है, जो कि विहार या मंदिरों में आज भी, दक्षिण भारत के मंदिरों में आज भी संरक्षित मिलती हैं। फिर ये एक
अभिलेख की बात की है जो अफगानिस्तान के कंधार में मिला है। अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है अभिलेख जो अशोका नामक शासक था उसके द्वारा उत्कीर्ण किया गया था, और इसमें ये बताया कि ये कौन सी लिपियों में लिखा गया है कि यूनानी और अरमाइक नामक दो भिन्न भिन्न लिपियों और भाषाओं में लिखे गए हैं। तो जो अशोक के अभिलेख थे वो विभिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं, जैसे ब्राह्मी में भी लिखे गए हैं, अरमाइक में भी लिखे गए हैं, यूनानी में भी लिखे गए हैं। तो इस प्रकार अलग अलग भाषाओं में जो अशोक थे उन्होंने अपने अभिलेख बनवाए थे। अब ये चीजें हैं, जैसे इन चीजों का प्रारंभ तब हुआ होगा जब इंसान ने अपनी चीजों को संरक्षित करना स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि जब ये घड़े बनाए होंगे और ये फिर ये सिक्के बनाए होंगे, तो जो ये घड़ा बताया कि 4700 साल पुराना है। कितने साल पुराना है? 4700 साल पुराना है। कि तब यहाँ पर थोड़ा बहुत भंडारण का कार्य स्टार्ट हो गया होगा, तभी ये इस तरह के बर्तन बनाए गए होंगे। जैसे जो वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। इसके लिए कुछ जैसे पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु से बनी हुई चीजें हो सकती है ऐसे, तथा कठोर तथा जल्द नष्ट न होने वाले होते हैं। जैसे ये चीजें हैं आज भी एज इट इज हैं, ये नष्ट नहीं हुई हैं, तो इनके अवशेष आज भी इतिहासकारों को ऐसे ही मिलते हैं। फिर इतिहासकार किसे कहते हैं? कि जो हमारे अतीत का अध्ययन करते हैं उनको ही इतिहासकार कहा जाता है। फिर जो एक मेन पॉइंट ये बताया है कि तिथियां क्या होती हैं। जैसे तिथियों का मतलब क्या होता है? जैसे जो क्राइस्ट थे उनके जन्म से पहले के और उनके जन्म के बाद के समय को ऐसे बोला जाता है कि जैसे एक बार बीसी बोला जाता है और एक बार एडी बोला जाता है। जैसे भी ये पहले के जो टाइम का है, उनके बर्थ से पहले के टाइम को तो बीसी बोला जाता है, और उनके पैदा होने के, उनके जन्म होने के बाद के टाइम को एनो डोमिनी बोला जाता है। एनो डोमिनी, ये एडी बोला जाता है। ये मतलब जो टाइम है ये ईसा के जन्म से सीधा इसका लिंक बताया जाता है। अब यहाँ पर यही बताया है कि बिफोर क्राइस्ट उनके जन्म से पहले के काल को बोला जाता है, और बाद के हिंदी में जैसे इसको एडी लिख दिया जाता है, तो इसको एनो डोमिनी, जो दो लैटिन वर्ड हैं उनसे बना है। इसके बारे में ही लेसन में बताया है कि बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी के बारे में बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।